यानी किस तरीके से डराने की, धमकाने की, गरीबों को परेशान करने की चाल चली जा रही है। पूरा हंगामा मचा पड़ा है, आप पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। कल भी फोन नहीं आया आपका, हमने कहा देखे कहाँ है आप। अच्छा खादर में उसका नंबर हाँ बता दीजिएगा आप लोग। Are you all my personal dreams? नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेक्स इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पे बैठने का रीजन ये है, कल एनसीडी वालों ने यहाँ दौरा किया और अतिक्रमण के नाम पर इनकी झुग्गियां झोपड़ियां जो इन्होंने बना रखी, जिसमें ये रह रहे हैं, जिसमें खून पसीने की कमाई इन्होंने लगाई है, पूरी जिंदगी की मेहनत करके कमाई लगाकर अपने रहने के लिए एक छोटी सी छत बनाई है, उसको अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। आप यहाँ धरने पर बैठी हैं, क्या वजह है? धरने पे बैठे हैं क्योंकि हम लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ से। जब कौन निकाल रहा है? बीजेपी सरकार निकाल रही है यहाँ से, बोल रहे हैं कि खाली करो, यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, रोनैया रहते हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं है, सब यूपी बिहार के हैं। इस कॉलोनी में एक भी नहीं है बांग्लादेशी, फिर भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है। और क्या है, क्योंकि मोम आप बिल भरती हैं मैम? हाँ बिल भरते हैं, बिल क्यों नहीं भरेंगे, बिल भरते हैं। अरे आज से थोड़ी रह रहे हैं, 2100 रह रहे हैं, 2200 रह रहे हैं, कोई के सबके मीटर लगे हुए हैं। इतनी खून पसीने की कमाई से आदमी पेट काट कर, गरीब आदमी, आप जानते हैं ना गरीब आदमी कितनी, क्या ये है महंगाई अभी के दौर में 5-6 साल में क्या महंगाई हो रही है आपको पता है ना। मगर फिर भी छत के लिए तो चाहिए नहीं, सरकार तो ऐसे रोड पर भी नहीं रहने देती हैं। जब ये कह रहे हैं कि दूसरे मुल्क के जो रोहिंग्या है या बांग्लादेश के है, तो ये जो बॉर्डर पर से बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये क्या कान में तेल लेकर सरकार सोई रहती है। अंदर जब आते हैं तो उसे क्यों नहीं बाहर कर देते हैं पहले। ये हमारे जनते को क्यों परेशान कर रहे हैं, कॉलोनी को क्यों परेशान कर रहे हैं। इतने दिन से जो हम बसे हुए हैं, 2002 से बसे हुए हैं, 2001 से बसे हुए हैं, जब तो इसे दिखाई नहीं दिए थे। एमसीडी क्या कर रही थी, कान में तेल लेकर सो रही थी। जब यहाँ बस रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है ना, कॉलोनी बसती है, कौन आदमी कहाँ से आकर रह रहे हैं, जो आईडी प्रूफ बनाते तो क्या ये सो रहे थे। जब नहीं देखते कहाँ के आदमी कहाँ के आईडी प्रूफ बना रहे हैं, जब तो वोट लेना होता है तो बना देते हैं, तब तक कुछ भी नहीं देखते कि हमें वोट चाहिए, हम तो जीतेंगे, गद्दी पर बैठेंगे, जब नहीं इसे दिखाई देते हैं। अब क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं। जब खून पसीना एक करके हमने बनाया, एक छत एक टप्पर डाला, टीन डाला, उसको तोड़ने को ये कर रहे हैं, ना नोटिस दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ना बता रहे हैं। तो ये कहाँ की बात हुई, ऐसे कैसे हम तोड़ने देंगे, जान चली जाएगी, तोड़ने तो देंगे नहीं। क्यों भाई, हम कहाँ जा करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास ये हो रहा, घर तोड़ कर सबका विकास कर रहे हैं, घर तोड़ के विकास कर रहे हैं। क्या ये होनी चाहिए, इनके सरकार को तो मदद करनी चाहिए। क्या ये घर से बेघर कर रही हैं, ये कैसी सरकार है, ये कैसी कानून है, ये कैसा संविधान है, ये तो बताए जरा सा इन लोग। हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अगर ये गलत है, हम मानते हैं कि अगर दूसरे मुल्क का आदमी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो आप उसे सरकार की काम है उसे ढूंढ कर निकालना। ये थोड़ी की कॉलोनी तोड़ दो, हाँ, ये थोड़ी की कॉलोनी तोड़ दो। क्यों तोड़ दोगे कॉलोनी की कॉलोनी, क्यों तुम्हारे पास इसका जो है प्रूफ नहीं है। या तो तुम निकम्मी सरकार हो, गद्दी पर बैठ गए, अपने फायदे के लिए बैठे हो, जनता के फायदे के लिए नहीं बैठे हो। अगर जनता के फायदे के लिए बैठते तो इस तरह को बेघर नहीं करते। आदमी रमजान से है, रोजे से है, कितने बेरोजगार आदमी है बेचारे, कम से कम छत के नीचे तो पड़े हुए हैं। आप छत भी छीन रहे हो, ऐसे छीनने थोड़े देंगे, वो हमारा हक है, हम नहीं छीनने देंगे आपको। आप सरकार है तो सरकार बंद कराइए, ऐसे थोड़ी जनता का परेशान करने देंगे। क्यों करने देंगे जनता का परेशान, आपको क्या हक है, क्या है संविधान में हमारा भी हिस्सा। छत नहीं आप गिरा सकते हैं, बिना इसका नोटिस का नहीं गिरा सकते। एमसीडी आती है कि ये यहाँ रोहिंग्या है। अरे रोहिंग्या तो तुम क्या कर रहे हो, भी तो हम ही लोगों ने बनाई है, सरकार क्या का खुद थोड़ी बन गई। नहीं वो खुद है नहीं, एक बात बताओ, सरकार है और सरकार के बिल्कुल हम भिखारी हैं, सरकार के आगे हम लाचार मजबूर हैं। अब सरकार जब हमें उजाड़ेगी तो बताओ हम किसके कोलों से जाकर लगेंगे, हम कहाँ जाकर लगेंगे। एक तो हमारा काम नहीं धाम नहीं, एक दुनिया भर की बीमारी छोड़ रखी है, उस बीमारी के मुद्दे उठा रखे हैं, उन मुद्दों को हम कैसे झेलें।
हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं इतनी करना खाना। बिजली का बिल भर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। आप आन के पहले देखिए और हमें इस तरह से मत सताओ जो कि मतलब हम रोड पे आ जाओ। और आपके हाथ में सब कुछ है, चाहे रोड पे पहुँचा दो और चाहे रोड से बाहर कर दो। हम तो आपके मजबूर हैं, आपके लाचार हैं। हमारे पास है क्या है? हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं? कोई सा मुद्दा हमारे पास है जिस मुद्दे से हम जीत सकते हैं? अरे पुलिस आती है तो हमें तंग करती है, मीडिया आती है तो हमें तंग करती है कि जी लिख लो ये सरकारी जगह। जब इतने सालों से ये ज़मीन कट रही थी, बन रही थी, तो जब भी तो सरकार आन के बता सकती थी। और कहाँ दिल्ली के अंदर सरकारी जगह नहीं कटी है कि आज ये इतना सा टुकड़ा रह गया है तो इसी की मतलब सरकार की नज़रों में घूम रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतने परेशान हैं, अभी बना के पैर भी नहीं रखे हैं। और जब तक ये बात सुन ली है, रातों की नींदें उड़ गई हैं और इतने परेशान हो रहे हैं हद से ज़्यादा। रोज़ आते हैं, ऑटो के चक्कर काटते रहते हैं यहाँ पर, और ये इतने परेशान कर रहे हैं ये लोग जिसका कोई ठीक नहीं है। कहाँ जाएं बताओ, किराए पे रहें क्या, यहाँ चक्कर काटते रहें, कहाँ मारे फिरते रहें। इतने परेशान हैं कि जिसका कोई ठीक नहीं है। कितने दिन हो गए ऐसे ही करते हुए। अगर इतना ही था तो ये जगह काटी क्यों थी? काटते ही नहीं ये जगह जो हम लोगों को परेशानी होती। पहले तो हम लोगों को पागल बना दिया, जगह काट कर पैसे थमा लिए और बाद में हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बात अच्छी थोड़ी नहीं है। अगर इनको तोड़ना ही था तो ये कटने नहीं देते, इनका यहाँ बोर्ड लगाते सरकारी जगह है। जब तो इन्होंने कुछ करा नहीं, जब तो नोट जेब में रखने में बड़ी अच्छी लगी थी इन्हें, जो नोट जेब में रख लिए हैं। आज जैसे कट गया, आज बस गए 20-20 साल से बसे हुए हैं, आज उसे उजाड़ रहे हैं। क्यों उजाड़ रहे हैं भाई? क्यों लीगल भी नहीं रह रहा। सबके पास यहाँ पे पेपर हैं, सबके बने पेपर हैं, सबने अपनी जगह खरीदी हुई है। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा अवैध कब्जा है, कोई अवैध कब्जा नहीं है। वो पैसे हमें दे दें, हमें पैसे दे दें, आप अपना जगह ले लें। अगर सरकारी है तो सरकार हमें पैसे दें, जो हम खून पसीना से इकट्ठा करके ये करे हैं। किसान से करें, अवैध के कब्जा नहीं है। हमारा जो पैसा है वो पैसा दे दें, या एमसीडी हो या सरकार हो, जो भी हो, हमारा पैसा दे दें या हमें जगह दे दें। इसके बदले में जगह दे दें, हम वहाँ खुशी से बना लेंगे, मगर हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए यहाँ से खाली नहीं, जान तो देंगे मगर खाली नहीं करेंगे। इल्जाम लगा रहे हैं हमको ही बंगला। कौन कह रहा है आप लोगों को आप लोग बांग्लादेशी? देखो, अगर पहले डीलर को नहीं बेचते, डीलर का हाथ बेचा तब तो डीलर हम लोग को दिया। ऑफिस बना कर को डीलर बजाते दे कर को पेपर लेके पैसा लेता है, कागज बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं गरीब को। और गरीब धीरे धीरे मेहनत कर मजदूरी करके हांडी बर्तन धो कर को देता है उसको। आज आज बाल बच्चा होगा कमाए, अपने गांव भी तो है, गांव का प्रूफ है। अब वहाँ लेकर को बाल बच्चा हुआ कमाए खाए, हम कहेंगे तनी को झोपड़ी हमारे भी हो जाएगा, हम दूसरे किराया देते तनी को मेरे भी हो जाएगा। और किस पर बाजार पर लेकर को दिए तो डीलर को बेचे क्यों सरकार? पहले तो डीलर का पैसा गया होगा। किराया पर रहते लोग परेशान हो गया, बच्चे सबको पढ़ाई लिखाई है, हर एक चीज है। बच्चा किराया पर कितना दिन आदमी रहेगा? किराया का बस की बात नहीं है। जब काम धंधा नहीं है तो किराया कहाँ से दे पाएगा इंसान, बताइए। 2 साल से तो कोरोना का हादसा उठा करके लोग को कर दिया। हम लोगों ने अपने मकान बनाए हैं कितने। मैं तो यहाँ होएगा 20-25 साल बांग्लादेश के। आप बताइए कौन कहता है आपको बांग्लादेशी हो? कौन कहते हैं? एमसीडी वाले आए थे यहाँ का, खबर वाले आए थे, जो सब कह रहे थे कि बंगला, ये ऐसा नहीं हो रहा, बांग्लादेशी हैं और क्या कहते हैं वो हैं रोहिंग्या हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं तोड़ने को। हमारा प्रूफ देख लीजिए, बांग्लादेशी हैं तो प्रूफ देख लीजिए हमारा। हाँ, पार्षद भी थे, विधायक भी थे, सब थे। पार्षद विधायक आज तक थे, इंडिया टीवी थे, सब आए थे यहाँ। के शुक्ला आपने उनसे पूछा क्या प्रूफ है आपके पास हम बांग्लादेशी हैं? ये वो हमें तक जाने, अपने तक जाने थे, वो सुन कब रहे थे, वो तो अपनी बक रहे थे। हम लोग सब बात ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई ये हो गया हो, ऐसा भाग रहे थे। वो तो बात कहाँ सुन रहे थे? मीडिया को रोक रहे थे, मीडिया ने रुक रही थी, उनके पीछे पीछे भाग रही थी मीडिया भी। बात नहीं सुन रही थी, जरा सा भी उसे कहो तो जरा अपने ही औरत सबको झचकार को हटा देती थी, सेट कर लेती थी। तो क्या मीडिया वाली की नजदीक क्या लोग आवाज उठाती? इतना आराम से वो सुनती तो सारा कहानी कल ही हो जाती। आदमी कुछ भी हो तो आदमी हल तो करना चाहिए, पूछना, प्रूफ देखनी चाहिए उनको, जब जाकर कहना चाहिए। किसी को क्यों कह दोगे तुम कि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी, ऐसे कैसे कह सकोगे? आईडी
मतलब हम पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज है, हम पे सब प्रूफ है। हमको ऐसा नहीं है कि हमें सरकार एकदम मौजूद है, आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र, लेबर कार्ड, सारी चीज है हम लोग के पास है। कागज वगैरह जो सबका ओके हुआ, सबके पास है। दिया है, सुनो, जो डीलर बना के दिया है वो लेके प्रूफ पूरा है। आप देखिए का बिल है, देखो यहाँ का सारा आदमी को सारा चीज है। आप लोगों के पास? जी हाँ, मेरा नाम रफत तारा है। 98 से ये कॉलोनी बनी हुई है। ठीक है, मेरे को रहते रहते यहाँ पे 15 साल मुझे भी हो गया। 98 से हम देख रहे हैं। ठीक है, बिजली का बिल, वोटर ID, सब चीज़ है, सब चीज़ है। गैस कनेक्शन और क्या कहते हैं राशन कार्ड, सब कुछ है। तो सरकार जब राशन कार्ड बनवा के दे रहे हैं, जब बिजली का बिल लगवा रहे हैं, मतलब मीटर लगवा रहे हैं, जब वोट लेते हैं यहाँ से, तो उन्हें दिखाई नहीं देता ये सरकारी जगह है या कहाँ के जगह है, उन्हें नहीं दिखाई देता। अब जो है चलो तोड़ो, पहले बढ़ावा दे दो फिर तोड़वाओ, ये क्या तरीका है? कैसे जिएंगे लोग? हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पास भी गैस कलेक्शन है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, गांव का भी है, सब कुछ हुआ है। हम लोग हिंदू, कागज भी है सब। हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं, थोड़ी भी फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसमें बंगाली कहाँ से आ गए? हम लोग तो यूपी बिहार के यहाँ पर रहते हैं, तो इसमें क्यों हम लोग परेशान किया जा रहा है? हम लोग गरीब आदमी जैसे भी अपना छत बनाए हैं कोशिश करके, ऐसे हम लोग को क्यों दुखी किया जा रहा है? मैं बिहार की हूँ और मैं यहाँ पे रह रही हूँ और कई साल से रह रही हूँ। हमारा पक्का प्रूफ सब कुछ है, यहाँ का बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, और यहाँ से बिहार तक का हमारे पास पक्का प्रूफ है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये जो राजनीति का वोट डालने के चक्कर में ये सब चल रहा, तो मैं होने न दूंगी। कल जैसे MCD वाले आए थे, पार्षद जी आए थे यहाँ पर आप लोगों के देखने के लिए, तोड़ने के लिए, तब आपने उन लोगों से ये सब चीजें नहीं कही? नहीं बोला था, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, बाकी सुन नहीं रहे थे, धक्का मार रहा था सब। हटो हटो, लेडीज भी थी, वो भी थी, सबको भाग धक्का कौन मार रहा था? सब सारे भगा, तो हटो हटो, जाओ जाओ, बात नहीं करने थे। सारे मीडिया वाले थे, सब एकदम भागे जा रहे। हम लोग कह रहे हमारी तो बात सुनो, बात ही नहीं सुन रहे वो, हमारी बात नहीं उन्हीं के पीछे भागे, हमारी बात नहीं सुने, उन्होंने आगे चले जा रहे थे। तो देखा आपने, हमने बात करी लोगों से, काफी आक्रोश यहाँ लोगों में देखने को मिल रहा है। सारे प्रूफ इनके पास हैं, एक नागरिक होने के नाते जो प्रूफ इनके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ इनके पास मौजूद है। और रहने के लिए जो प्रॉपर्टी के पेपर्स इनके पास होने चाहिए, जो कि लीगल कहे जाते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी इनके पास है। उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार की, जो MCD में बीजेपी सरकार है, उनकी गाज इन पर गिर रही है बिना वजह। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, मैं खुद सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप किसी को देश का नागरिक करार देते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं? आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है। अगर कोई आपकी ज़मीन पर रह रहा है तो उसके लिए ज़मीन के कागजात होते हैं। यहाँ तक कि अगर बिजली का कनेक्शन आप देते हैं तो बिना कार्रवाई किए, बिना ये जस्टिफाई किए कि जो पेपर्स हैं वो असली हैं या नकली, आप बिजली का कनेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के पास सारे प्रूफ्स हैं, उसके बाद में कहाँ अतिक्रमण आता है? आइए और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो बाबा, यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शांतिहरी काली मंदिर के पक्ष से यहाँ पे आज से मैं 10-11 साल से बैठा हूँ। तब मेरा कहने का मतलब है ये, आज जो रहेगा बांग्लादेशी जो इशू सरकार ने बोल रही है, ये तो काफ़ी साल पहले जो रूल हुआ बांग्लादेशी को बाहर निकालने के लिए, ये सरकार पहले क्यों नहीं किया? और यहाँ पे सारे झुग्गी बस्ती, कोई बिहार से आया, कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया, डीलर से अपना खून पसीना एक करके डीलर को पैसा देके ज़मीन खरीदा। उस टाइम MCD वाला कहाँ था? उस टाइम यहाँ का लोकल बीट इंचार्ज, पुलिस वाला, थानादार कहाँ था? उस टाइम क्यों नहीं बोला ये जाएगा अनलीगल है, यहाँ पे जम प्लॉटिंग नहीं होगा? गलती तो उन लोग को, लेकिन ये लोग बेसहारा है। इन लोग को साथ ऐसा जो हो रही है, ये बहुत ही गलत हो रही है। और मैं सरकार को यही कहूँगा, थोड़ा सा कार्रवाई करे, हम लोग भी उनको मदद करूँगा। जो रहेंगा, जो बांग्लादेशी है
उन लोग को, हम लोग को बीच में रहेगा, हम लोग भी मदद करूँगा उन लोग को पकड़ने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे जितना सारे बैठे हैं सबको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, नागरिकत्व होने के जो जो प्रमाण चाहिए सारे कुछ है। वोट लेने के टाइम तो कोई बोलता नहीं है बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। चलो वोट का टाइम है, सब कुछ है, और वोट निपट जाने के बाद ही सारे कुछ याद आ जाती है। ये तो गलत है ना। चलो और क्या बोलूँ, लेकिन जो सरकार ने सोच के रखा ये होने नहीं दूंगा। सबका साथ हम लोग भी हूँ यहाँ पे, हिंदू मुसलमान काफ़ी साल से हम लोग एक साथ में भाई भाई का जैसा हूँ। यहाँ पे कोई हिंदू कोई मुसलमान ऐसा हम लोग कभी महसूस किया नहीं। हम लोग मुसलमान लोग जो रोज़ा रखते हैं इफ्तार का टाइम, हम भी खुद जाता हूँ, खुद को न्योता मिलता है तो मैं जाता हूँ। हमारा मंदिर में जब पूजा होता है मुसलमान भाई लोग भी जाता है। तो यहाँ पे ये दिल्ली है, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग सब कुछ पता है, जो अपना काम में सब बिजी रहते हैं, कोई राजनीति को खेल के चक्कर में पड़ना नहीं चाहेगा। और एमसीडी वाले जो बोल के गया, चलो कोई भी नेता आया और वो अपना बात बोल के गया, इससे तो नहीं होगा। यहाँ का लोग को बात भी लेना चाहिए। कौन सा मीडिया आया था मुझे पता नहीं है, और मीडिया को भी बहुत सारी गलती है। क्यों नहीं यहाँ का लोग को बात बोलने नहीं और सुना नहीं, बोलने नहीं दिया, ये भी तो गलत है। लेकिन आगे जाके जो होगा हम लोग को साथ है, ये लोग जो करेगा हम लोग है। सर, पहले जहांगीरपुरी में तोड़फोड़, उसके बाद यहाँ पर भी दौरा किया गया तोड़फोड़ करने का, इसके बाद भी और कई इलाकों का टारगेट किया जा रहा है तोड़फोड़ के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिलाल अहमद सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इन गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से कल एमसीडी के लोग आते हैं, हमारे मेयर आते हैं, उनके साथ कुछ राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं और पुलिस का दस्ता भी उनके साथ होता है। हम लोग कॉलोनी से थोड़ा सा दूर होते हैं, जब पता चलता है यहाँ पे इस तरीके से मामला हो रहा है, और इंडी टीवी, आज तक, नहीं जितने भी हमारे राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हैं, सब में इस तरह की आवाज़ उठाई जा रही है। मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी है और देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी है। ये जो हमारा संविधान बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को राइट्स दिए हैं, संविधान बनाया है कि अगर किसी के पास किसी घर को तोड़ने के लिए, किसी घर के अंदर से किसी भी व्यक्ति को निकालने के लिए आपको कोर्ट से नोटिस लाना होता है। बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के मेयर आते हैं हमारे, उसके साथ पार्षद आते हैं हमारे, उसके साथ साथ पुलिस का दस्ता होता है, उसके साथ साथ एमसीडी का दस्ता होता है। यानी किस तरीके से डराने की, धमकाने की, गरीबों को परेशान करने की चाल चली जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के कर्ता धर्ता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप मौन क्यों रखे हुए हैं जब जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को सताया जाता है, लेकिन अब तक उनकी जुबान तक हरकत नहीं हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भी दिल्ली के सीएम हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य वहां पर होता, क्या आप वहां पे चल के नहीं जाते? जब तक आप सीएम नहीं बने थे तब तक तो आप दिल्ली के जगह जगह पर धरना दिया करते थे। लेकिन ये आपकी जनता है, ये आपके लोग हैं, ये आपकी फैमिली है, इन्होंने आपको वोट दिया है, मत दिया है। जिस वोट से आप दिल्ली के सीएम बने हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप ही का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ तो सब चीज़ें तोड़ी गई। आप पूछिए, गरीब माताएं बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारी बहन बैठी हुई हैं। जिस तरीके से कोई कह रहा कि मैं कल से खाना नहीं खाया हूँ, कोई कह रहा मुझे बीपी ज़्यादा हो गया है, कोई कह रहा मेरे हार्ट की दिक्कत हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये माताएं बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी घर के कागजात हैं, उनके पास आधार कार्ड हैं, उनके पास वोटर आईडी कार्ड हैं, उनके पास राशन कार्ड हैं, उनके पास बिजली का बिल है। जब इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट, देश के मुखिया किस तरीके से अपने लोगों को घर से बेघर कर सकते हैं? एक सवाल उठता है। और नेशनल न्यूज़ चैनल जो उन पे मैं सवाल करना चाहता हूँ, इंडिया टीवी वाले आए, आज तक आए,
इन लोगों में से किसी की बाइट ली, बल्कि वो बोले कि मुझे 4 बजे लाइव चलाना है, इनमें से किसी की बाइट नहीं आई। जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं उनकी बाइट चली, जो हमारे यहाँ के मेयर हैं उनकी बाइट चली। यानी लगता है ये पूरी प्लानिंग कथा कथित एक कहानी बनाई गई है कि किसी न किसी षड्यंत्र से, किसी न किसी बहाने से हम इन गरीब लोगों को परेशान करें। और जो गरीब आदमी 10,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये अपने बच्चों के लिए रखता है, 5,000 रुपये वो किस्त देता है। आप सब क्या एग्रीमेंट देख सकती हैं किस तरीके से इन लोगों ने ज़मीन लिया है और किस तरीके से अपने पेट को काटा है। यानी आधा खाना खाया है, आधा खाना काट कर आधा अपना ज़मीन खरीदने के लिए इन लोगों ने किया है। 2-3 सवाल हमारे होते हैं। पहले तो हम देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, दूसरे दिल्ली के मुखिया, मैं उनको ऊपर आवाज़ उठाता हूं, दूसरा शासनिक प्रशासनिक जितने भी लोग हैं, ये कॉलोनी 1998 से बसी हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मैं ये मानता हूं अगर ये दिल्ली गवर्नमेंट की ज़मीन है या फिर भारत सरकार की ज़मीन है या जिसकी भी ज़मीन है, क्या अब तक आप सो रहे थे? यहाँ पे तकरीबन 5,000 लोगों की आबादी है जिनके वोटर लिस्ट में बाकायदा नाम है। यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर दरगाह भी है और हर चीज़ यहाँ पर है। बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पे सब चीज़ें दी जा रही यहाँ पर। तब गवर्नमेंट कहाँ थी? सो रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट के दस्ता से, गवर्नमेंट के लोगों से, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है उस प्रेशर को कहीं ना कहीं निकालने के लिए आप गरीबों के पास आ जाते हैं। ये वही गरीब है जो सुबह उठता है और आपकी किस्मत को बदलने के लिए वोट करता है जाकर। आप इसी वोट से पार्षद बनते हैं, आप इसी वोट से मेयर बनते हैं, आप इसी वोट से सांसद बनते हैं, आप इसी वोट से सीएम बनते हैं, आप इसी वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं? ये आपका परिवार है, ये आपके लोग हैं। अगर आप इनको नहीं पहचानेंगे, हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, हर 5 साल के बाद इनके पास एक राइट होता है वोट डालने का। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये आपको उखाड़ फेंकेगी। ये देश का भविष्य है, देश के फ्यूचर हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर लीगल नोटिस आती है इन लोगों की तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अगर बगैर लीगल नोटिस के कोई भी दस्ता यहां पर आ जाता है तो बुलडोजर घुसने से पहले सबसे पहले बिलाल के ऊपर बुलडोजर चलेगा, किसी माता और बहन के ऊपर कि मैं आज भी नहीं आने दूंगा। ये हमारा माताओं और बहनों से पूरी तरीके से सवाल मैं चैलेंज भी करता हूं, दिल्ली सरकार को भी चैलेंज करता हूं, देश के मुखिया को भी चैलेंज करता हूं। ये आपके लोग हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, मैंने भी एक वोट किया है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता, जैतपुर के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, बर्दाश्त नहीं होने देंगे। देश का संविधान है, देश के लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे, सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाएंगे, अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि यहाँ के गरीब लोग हैं, आप इनके साथ आइए, हम पूरी तरीके से खड़े होंगे। यही हमारे आपसे अपील है। जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट के नाम पर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और सारे मुसलमानों को ये कह के परेशान किया जा रहा है, उनकी झोपड़ियां, घर तोड़े जा रहे हैं कि वो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस टाइम ये लोग बॉर्डर पार करके हमारी इंडिया में आ रहे थे, उस टाइम क्या सरकार सो रही थी? क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो बताना चाहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटके हमें बात करनी पड़ेगी। आज हमें एकता दिखा के काम करना पड़ेगा। वही काम दूसरे आदमी कर रहे हैं, वही काम आप करना चाह रहे हो। भाजपा ये तो चाह रही है कि भाई भाई में फूट डले, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चले। अरे आज हमारे घर की बात आ रही है, आज हम अपने घर को कैसे बचाएं? जो लोग बरसों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, जो मजदूर टाइप हैं, जो सुबह जाते हैं शाम को कमा के अपने घर में आते हैं और जब एक रोटी खाते हैं तो एक रोटी तोड़ के अपने बच्चों को खिलाते हैं और आधी रोटी खा के सो जाते हैं, फिर सुबह कमाने निकलते हैं। हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। ये तो कहेंगे बांग्लादेशी, ये तो चाहते ही है ना हमें आपस में बिठाना, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का उसकी तरफ ध्यान नहीं है कि सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने वो नहीं किया। अरे सरकार ने तो बहुत कुछ किया, दिल्ली सरकार ने। आज इन गरीब लोगों से पूछिएगा, अगर दिल्ली सरकार बिजली नहीं देती, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं देती, स्कूल नहीं बनाती, तो आज इनकी कमाई कहां जाती? आज ये किस्त नहीं भर पाते। आज उन पैसे को बचाकर कोरोना काल में जो दिल्ली सरकार ने इनको सुविधा दी है, उस पैसे को बचा के किस्तें भर रहे हैं। तो आज हम प्रत्यारोप की बात ना करें,
आज हम ये बात करें कि विश्वकर्मा कॉलोनी में जो हमारे भाई रह रहे हैं, जो हर समाज के लोग रह रहे हैं, उनके घर को कैसे बचाया जाए, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं, नेता आएंगे चले जाएंगे भाषण देकर, लेकिन असली लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी। श्रीचंद बोहरा सदा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां के कॉलोनी के निवासी सदा आपस में खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के सुख में खड़े हो सकते हैं। भाजपा क्या, मैं तो कल हैरान हो गया मेयर का भाषण सुनकर कि हिंदू को भी बांग्लादेशी बता दिया, जो मुस्लिम है, जो देश के नागरिक हैं, उनको भी बांग्लादेशी बता दिया। और आपने अच्छी बात की कि बॉर्डर पार कहां से, इन्होंने तो करा है। देश में संभालने वाले केंद्र की सरकार यह कह रही है कि बॉर्डर की सुरक्षा हमारे हाथ में, तो वो सुरक्षा से कैसे बांग्लादेशी यहां पे आ गए, कैसे पहचान पत्र बन गया उनका, कैसे आधार कार्ड बन गया, इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता तो केंद्र करेगी। यहां के पार्षद, अब उनको पता है कि उनका काल खत्म हो गया सबका, अब वो पार्षद रहे नहीं है, पूर्व पार्षद होंगे, तो जाते जाते एक माहौल बनाना चाहते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, ये चाहते हैं जो एमसीडी का चुनाव इन्होंने टलाया है, ये इसके पीछे ये तो चतुराई है कि आपको डराएंगे और दूसरे उसमें जाके कहेंगे देखा हमने सैन बाग पे बिल्डोजर चला दिया, हमने वहां पे बिल्डोजर चला दिया। वो ये, क्योंकि आज की तारीख में किसी बहन ने ये पूछा कि पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, डीजल का रेट कितना बढ़ गया, इसकी तरफ ध्यान हटाने के बजाय कि कोई आदमी ये ना पूछे कि मेरा सिलेंडर का रेट बढ़ गया, कोई बहन ये ना पूछे कि भाई महंगाई इतनी चरण पे चली गई, आज उन्हें लड़ा दो हिंदू मुसलमान के नाम पर। दिल्ली सर जैसे कि तोड़फोड़ होने वाली दौरा किया गया है यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे, इसी तरह से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम से सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया गया था, और सही ऐसा कुछ विश्वकर्मा कॉलोनी में किया जा रहा है। तो ये सरकार की क्या भूमिका रहने? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आम आदमी पार्टी का श्रीचंद बोहरा, इसलिए तो आपके बीच में बैठा हूँ मैं। ये सरकार के क्या, मैं यहाँ बैठा हूँ जिसका मतलब सरकार नहीं बैठी। मैं कहता हूँ कि जो भी अगर नेता बनता है, दिल्ली सरकार का कोई रोल है, तो सबसे पहले आवाज मैं उठाऊंगा, क्योंकि हमें अपने मकान बचाने हैं, अपना घर बचाना है। सरकार आती और जाती रहती है, लेकिन स्थानीय लोग वहीं रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं अपनी जिंदगी का अंत करते हैं। मैं वही तो, ये हमें लड़ाना चाहते हैं। आप एक समुदाय की बात कौन कर रहा है? एक पार्टी कर रही है, जिसने 2020 में भी करा, लेकिन जनता ने जवाब दिया ना। एक रामदेव बाबा 1 लाख लोगों के साथ रामलीला मैदान में बैठते हैं और 15 मिनट के अंदर रामलीला ग्राउंड खाली करा दिया जाता है। अब सोचिए ना, जब हमारे लोग, कुछ लोग सैनबाग में बैठे हुए थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको समर्थन किसने करा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने करा था, किसी और ने नहीं करा था, क्योंकि ये माहौल बिगाड़ना चाहते थे यहां पे। लेकिन दिल्ली की जनता ने जवाब दिया ना, 62 एमएलए जीत के आए, तो उनको ये पता है कि आने वाले टाइम पे और जिस तरह से दिल्ली सरकार के कदम बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कहीं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया। मैं यहाँ पे चिंता ये करने आया हूँ कि मैं विश्वकर्मा कॉलोनी को कैसे बचाऊँ। मैं चिंता ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बहनों के साथ यहाँ पे कैसे खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ सकूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ अपनी बहनों से, नेता आएंगे, आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आपको बैठा के आपसे ताली बजवा देंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। इतने हम सो के उठ के आएंगे नहीं, इतना पता चलेगा 4-5 घर को ढा दिया। तो अपनी एकता बना के चलना, यहाँ पे अपनी एक कमेटी बनाइए, चारों तरफ से घेराबंदी करिए, और उस घेराबंदी के अंदर अगर आप ये कहते हो कि हमें भी बैठना है तो हम भी बैठना, लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक हम इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ सकते। क्योंकि नेता का बच्चा, मैं वही बताना चाहता हूं, नेता का बच्चा ना तो थाने में जाएगा, नेता का बच्चा ना तो थाने में जाएगा, वो घर में एसी में बैठा और बात करता रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा फंसेगा तो मेरा और आपका बच्चा फंसेगा, आपका नाम जाएगा, मेरा नाम जाएगा, किसी और का नाम नहीं जाएगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हम चिंता है, आप सारे भाई पार्टी से हटकर हम सब यहाँ बैठ के इस बात की करें। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि विश्वकर्मा कॉलोनी जो 20 वर्षों से बसी पड़ी है, 2005 में हमने स्टे लिया था हाई कोर्ट से, उसकी कॉपी हमारे पास है।
कि विश्वकर्मा कॉलोनी आज से नहीं बसी पड़ी। विश्वकर्मा कॉलोनी पिछले मेरे ख्याल से 98 से विश्वकर्मा 98 के आसपास से बसी पड़ी है, और 2005 में हमने नक्शा भी पेश कर दिया था, और 2010 के अंदर हमें हाई कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है। तो हमारे पास दस्तावेज बहुत हैं इनके सरकार की आंख खोलने के लिए। जब सरकार कोई हमसे जवाब मांगे कि हमें उसका जवाब देके शांतिपूर्वक, पहल हम नहीं करेंगे लेकिन पीछे हम भी नहीं हटेंगे। यही मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ। कहेंगे इस धरने को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम सलीम सैफी है, और कल जैसा कि यहाँ माहौल बना और यहाँ के पार्षद और यहाँ के मेयर ये लोगों को और मीडिया को जो ये बता रहे थे यहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, करीब 22 साल से मैं इस कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ, जैतपुर एक्सटेंशन के अंदर। एक भी घर यहाँ पर किसी रोहिंग्या का नहीं है, एक भी घर यहाँ पर किसी बांग्लादेशी का नहीं है। यहाँ पर जितने भी मकान बने हुए हैं, इस ज़मीन पर इन्होंने मकान जो बनाए हैं अपने, पूरी ज़मीन खरीद कर उनको पेमेंट करके अपनी कमाई में से, अपने आदमी की कमाई में से इन्होंने पैसे जोड़ के ये ज़मीन खरीदी। किसी ने 50 गज, किसी ने 30 गज और किसी ने 100 गज करके ये 25-25 गज लोगों के पास से पैसे दे के इन्होंने ज़मीन खरीदी है, और वहाँ पर अपने इन्होंने मकान बनाए हैं। जैसा जिस पे बना, किसी ने चद्दर का डाल लिया, किसी ने पक्का बना लिया। तो ये बताइए इनकी गलती क्या है? इन्होंने पैसा दिया है, तो गवर्नमेंट की जगह ये नहीं है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। और ये आपका जो ये पंजाब एक्ट की ज़मीन जो है, पंजाब एक्ट की ज़मीन है ये, वहाँ वो ज़मीन इन्होंने खरीदी है। किसी सरकारी ज़मीन पर इन्होंने मकान नहीं बनाए हैं। जो यहाँ पर कल कह दिया गया झुग्गी हैं, झुग्गियों में इतने चौड़े रास्ते होते हैं 3-3 फुट के, यहाँ 15 फुट से नीचे का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इनके साथ ये अन्याय क्यों होता है? फिर अगर इनको बिल्डोजर तोड़ना है तो इनका जो आज का रेट चले कि वो मुआवजे दीजिए इनको, ये अपने कहीं भी मकान बनाए और किसी में इस ज़मीन को तोड़ दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? ये बेचारे इतने परेशान हैं, कल से इनके घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, इनको क्यों डराया जा रहा है मेयर के और उसके ये जो निगम पार्षद, इसके थ्रू क्यों डराया जा रहा है इनको? इस जमीन के अंदर इनका कोई इन्वॉल्व है? तो सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गरीबों की हाय ले रहे हैं। और ये हकीकत बात है, अभी बिलाल भाई ने और बोरा भाई ने जो बोला है कि इन सब से पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर, मारो हमको, मर तो जाएंगे ना, मरना तो है, एक दिन मौत तो आनी है सबको। हम यही समझेंगे हम अपने पब्लिक के लिए, अपने भाई बहनों के लिए हम मर गए हैं, हम जनता के लिए मर जाएंगे, मगर हम ये बिल्डोजर नहीं चलने देंगे। कानून से भी लड़ेंगे और ऐसे भी लड़ेंगे। तो बात करें हमने यहाँ की जनता से जो कल से यहाँ पर धरने पे बैठी है, एक अन्न का दाना किसी के मुंह में नहीं गया है, जा भी कैसे सकता है? जिसके घर तोड़ने की नौबत आ गई है वो इंसान पहले अपना घर बचाएगा, उसकी भूख प्यास तो वैसे भी मिट जाती है। यहाँ के नेताओं से हमने बात करी, सारे नेताओं का यही कहना है कि इस वक्त उनको एक होने की ज़रूरत है। इस टाइम वो पार्टीवाद नहीं करेंगे कि हम कांग्रेस से हैं या आम आदमी पार्टी से हैं। इस वक्त ज़रूरी है अपने घर बचाना। इन घरों को, जिन घरों को बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या के हैं या बांग्लादेशी के हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो मैं खुद पत्रकार होकर बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर ये रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, हमारे देश में अगर कोई भी एक बंदा है तो उनको बॉर्डर पार करने की परमिशन किसने दी? सरकार आपकी है, केंद्र में आप लोग बैठे हैं, क्यों आपने परमिशन दी इनको एंट्री करने की? और एंट्री कर भी ली इन्होंने, तो इनके आधार कार्ड क्यों बनाए, इनके पहचान पत्र क्यों बनाए? जिस टाइम के दस्तावेज बन रहे थे उस टाइम क्या आप लोग सोए हुए थे? तो आज इन लोगों के नाम पर आप यहाँ के जो मुसलमान है, एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या करना चाहती है बीजेपी? चुनाव टाल दिए गए ये कहकर कि 3 मेयर को एक करने की तैयारी चल रही है, लेकिन असल में ऐसा लग रहा है कि 3 मेयर को एक करने की तैयारी नहीं, इनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवानी थी, क्योंकि इनको पता है कि अब इन चुनावों में जीतेंगे नहीं और इनकी सरकार ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन उनको सुविधा दे रहा है कौन उनको सुविधा नहीं दे रहा है। तो अब उन्होंने और कुछ उनको मुद्दा नहीं मिला तो हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके लड़ाई करवाना शुरू कर दिया और बहाना ये बनाया कि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है। अरे इन लोगों से पूछो, इन गरीब लोगों से पूछो जिन्होंने एक एक खून पसीने की कमाई, एक एक बूंद की कमाई जो है अपने मकानों में लगा दी। एक गरीब इंसान क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी और सिर पे छत चाहता है। और तो और जो ये हमारे केंद्र में बैठी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी जी हैं, उनका भी यही कहना था सबका विकास, सबका सबके साथ। इस तरह का विकास हो रहा है कि कभी कहीं बुलडोजर, कभी कहीं बुलडोजर। इस तरह से तो ये प्रतीत होता है कि आज जो आदमी
अगर ये चाहता है कि वो एक छत अपने सिर पे बना ले, किसी डीलर के पास जाएगा तो वो 10 बार सोचेगा कहीं ऐसा ना हो इस जगह पे भी बुलडोजर चल जाए। जिस जगह को आप अनऑथराइज कहकर बुलडोजर चलवा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, वो जगह लोगों ने पैसे देके खरीदी है, बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और कल ही मेरी पार्षद पति महेश अवाना जी से बात हुई थी जो कि ओम विहार में है, उन्होंने ऐसा कहा था, स्टेटमेंट उनका दिया है, मैं इस वीडियो के साथ लगाऊंगी उनका स्टेटमेंट, कि अगर आप लोगों के पास पक्के कागज हैं तो आपकी जमीन पर बुलडोजर नहीं चले। अगर रजिस्ट्री उनकी है, पक्की है, और उसके मालिक थे, पक्के रजिस्ट्री के मालिक थे, उनकी जमीन थी ऑथराइज, मैं आपको कह रहा हूँ उसको जमीन मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरी तो किसी से बात नहीं हुई ना, मैं किसी गुप्ता जी को जानता हूँ जिनकी दुकान टूटी है, मैं आपको कह रहा हूँ अगर अनऑथराइज वो गलत चीज होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी उनके पास, आजकल पट्टे दिए जाते हैं, अटॉर्नी लिख के दे देते हैं। और अगर गलती से चलता भी है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि एक रॉ में चलता है और तोड़ भी देता है, अगर टूट भी गए हैं आपके मकान तो उसके एवज में आपको मुआवजा मिलेगा, जमीन मिलेगी। चलो एक आध की बात है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो पूरी कॉलोनी ही ऑथराइज है, पूरी कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर किस आधार पर यहाँ पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है? किस आधार पर यहाँ के जो पार्षद पति हैं, जो यहाँ के एमसीडी हैं, जो पुलिस दस्ता, जो इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर लोग आए, किस आधार पर आए? अब यहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिलाल अहमद जी, उनका तो ये तक कहना है कि अगर यहाँ पर कल जब भी यहाँ पर बुलडोजर चलाने के लिए आएंगे तो सबसे पहले वो आगे खड़े होंगे और उनके ऊपर से ही बुलडोजर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई, कि अगर गवर्नमेंट का ये रूल है, जो संविधान में भी लिखा हुआ है, कि अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हैं या किसी को घर में से निकालने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक नोटिस दिया जाता है, जो कि एक लीगल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर लोगों को ना नोटिस दिया गया है अब तक, और ना ही कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिसके आधार पर वो आगे जाके कार्रवाई कर सके। भाई संविधान में रह रहे हैं, हमें भी कुछ हक है, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमारे पास नागरिक होने के नाते बहुत से अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग बुलडोजर नाम का जो उन्होंने दानव छोड़ रखा है, उसने तो कोई मौका ही नहीं दिया किसी को अपने संविधान जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग लीगल नोटिस दिया जाए, उसके आधार पर ये लोग आगे क्या कार्रवाई करते हैं वो इनके ऊपर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलना है तो कानून फॉलो करना पड़ेगा।